डियर स्टूडेंट, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में जो हम फर्स्ट लैंडमार्क या कॉर्नर स्टोन कंसीडर करते हैं वो है द साइरस स्लेंडर। साइरस स्लेंडर कौन था? स्लेंडर जो है बेसिकली एक बेक्ड क्ले का आप कह सकते हैं, एक जैसे हम मिट्टी के बर्तन जो है बाकायदा वो हम भट्टी में उसको पकाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो एक साइरस एक किंग था पर्शिया का, जिसने एक मिट्टी का ब्लॉक को बेक करके उसके ऊपर जो था ह्यूमन राइट्स लिखवाए थे। और अगर मैं इसको स्टडी करूँ तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। द डिक्रीज सीरियस मीड ऑन ह्यूमन राइट वॉज इंस्क्राइब्ड इन द अकेडेन लैंग्वेज ऑन अ बेक्ड क्ले स्लेंडर। In 1539 BC, the armies of Cyrus Slander, the first king of ancient Persia, conquered the city of Babylon. It was his next action that marked a major advance for the men. He freed. अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि साइरस ने किस तरह ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया। नंबर 1, जब उसने पर्शिया को कॉन्कर किया तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने क्या किया? गुलामों को आज़ाद कर दिया। डिक्लेयर्ड दैट ऑल पीपल हैड राइट टू चूज देयर ऑन रिलीजन, एस्टैब्लिश रेशियल इक्वालिटी। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको ये आज़ादी दी गई कि अपना मज़हब, जो भी उनका मज़हब है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बराबर होंगे। These and other degrees were recorded on the baked clay slender in Akkadian language. अच्छा, अब इसको अब जो फर्दर उसने क्या किया, इसके अलावा जितने भी मेन ह्यूमन राइट्स है उसने बाकायदा सिलेंडर पे लिखवाए, जो कि उसकी अपनी एक राइटिंग है। जैसे हिंदी की अपनी एक स्पेशल उसमें लिखी जाती है, उर्दू है, टर्की, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है उनके अपने अपने खताती। इसी तरह उस दौर के उसने अपनी लैंग्वेज की खताती में उस ह्यूमन राइट्स को जो था बाकायदा सिलेंडर पे लिखवाया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नाउ टुडे एज अ सीरियस लैंडर द एशियन रिकॉर्ड हैज़ नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. It is translated into all 6 official languages of United Nations, and its provision parallel the first 4 articles of Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights में जो first 4 articles हैं वो सीरियस स्लेंडर से ही लिए गए हैं, उसकी ही आइडिया से लिए गए हैं, उसकी ही आइडियोलॉजी से लिए गए हैं, उसकी ही राइटिंग से लिए गए हैं। The Cyrus the Great, the first king of Persia, freed the slaves of Babylon in 539 BC. The first from Babylon, the idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually Rome. यानी कि उसके बाद, उसके इन स्टेप के बाद जो थे बाकी स्टेट्स में, यानी कि इंडिया है, ग्रीस है, रोम है, इसमें जो है ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ जो थे बाकायदा स्प्रेड हुए। द फर्स्ट concept of natural law rose in the observation of the fact that people tend to follow the certain unwritten laws in the course of while. The Roman law was based on the rational idea derived from the nature of things. अच्छा, रैशनल आइडिया क्या होते हैं? जो आपके माइंड से बिलोंग करते हैं, जो आपकी थिंकिंग से, यानी कि जिसको थिंकिंग आपकी कहती ठीक है, इसमें रीज़न आ जाते हैं, यानी कि आप हर चीज़ के पीछे रीज़न लिखते हैं, वो होते हैं रैशनल आइडियाज़। और अच्छा, जो साइरस द ग्रेट ने क्या किया था? साइरस द ग्रेट ने जो नेशनल लॉ पे फोकस किया था। नेशनल लॉ क्या होता है बेटा? जिस हालत में अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में उतारा है, और जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसके साथ उसके कुछ सर्टेन ह्यूमन राइट्स थे। अब साइरस द ग्रेट ने क्या किया? उन ह्यूमन राइट्स को उसने नेशनल लॉ में कन्वर्ट किया, उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ कुछ राइट्स होते हैं और वो राइट्स हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। अच्छा, द साइरस द ग्रेट का जो सिलेंडर है वो इतना ह्यूमन राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए, जैसे जिसमें मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ मैन है, यूएस बिल है, उन सब में जो है इसके कुछ आर्टिकल्स जो हैं लिए गए। जैसे कि उसने जब उसने वॉर की पर्शिया में तो सबसे पहले उसने जो है ग़ुलामों को आज़ाद किया, उसने मज़हब की आज़ादी दी, सबको कहा कि वो इक्वल है। उसके बाद जो रिमेनिंग ह्यूमन राइट्स है उसने जो सिलेंडर पे लिखवाया, तो ये एक ग्रेट स्टेप है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा 1215। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या है? ये इंग्लैंड में एक चार्टर साइन किया गया था जिसमें किंग को बाकायदा फोर्स किया गया कि वो सर्टेन राइट्स जो हैं उसे लिए जाएँ और वो सिटीज़न को जो है ना हैंड ओवर किए जाएँ। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो किंग था, किंग जॉन था, वो बहुत ज़्यादा एशियन लॉ को वायलेट करता था, कस्टम को वायलेट करता था, जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस वक्त के जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिमांड की कि ऐसा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिससे हम जो है किंग ऑफ इंग्लैंड की कुछ पावर्स को लिमिटेड करें
और ह्यूमन राइट्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करें। डियर स्टूडेंट, अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ें तो 1215 आफ्टर किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड वायलेटेड अ नंबर ऑफ एशियन लॉज एंड कस्टम बाय विच इंग्लैंड हैज बीन गवर्न, यानी कि उन लॉज को उसने वायलेट करना शुरू कर दिया था जिसके ऊपर इंग्लैंड जो है उसकी गवर्नेंस थी। हिम टू साइन, और इसकी वजह से उसको लोगों ने फोर्स किया कि वो साइन करे मैग्ना कार्टा विच इमरेट्स विच लेटर कम टू बी थॉट एज अ ह्यूमन राइट्स। और इसके बाद डिफरेंट आर्टिकल्स में ऐड किए गए जो आज के दौर में जो है ह्यूमन राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। उसमें से नंबर 1 क्या था? अमंग देम वाज द राइट ऑफ चर्च टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, यानी कि जो चर्च थी उसको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। ऑल द राइट्स ऑफ ऑल फ्री सिटीजन टू बी ऑन एंड इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सेसिव टैक्सेस, यानी कि तमाम सिटीज़न के पास जो जो प्रॉपर्टी है और जो जो प्रॉपर्टी रखती है उसके ऊपर बिला वजह का एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, होता यही था कि जो बादशाह होते थे वो अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए अवाम से पैसा लेते थे और किस सूरत में लेते थे? टैक्स के, यानी कि जितना ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते थे उतना ज़्यादा पैसा उनके पास कलेक्ट होता था और उतने ही ज़्यादा वो अपनी लग्जूरियस लाइफ को मेनटेन कर पाते थे। इट इस्टेब्लिश द राइट ऑफ विडोज, यानी कि जो बेवा थी हु ऑन प्रॉपर्टी चूज नॉट टू री मैरी एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि देखिए ना अपने हु ऑन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि अगर वो दोबारा शादी नहीं करती उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी रख सकती है। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। इट आल्सो कंटेन अ प्रोविजन फॉरबिडिंग बाइबरी और ऑफिशियल मिसकंडक्ट, यानी कि इसमें रिश्वत ऑफिशियल मिसकंडक्ट होता है जिसमें रिश्वत आ जाती है या किसी की सिफारिश आ जाती है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी जो है लॉ मेकिंग की गई, मैग्ना कार्टा में डिमांड की गई। वाइडली व्यू एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा मैग्ना कार्टा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताते चलूँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। अगर डिक्टेटरशिप है, किंगशिप है या मोनार्की है तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत से ह्यूमन राइट्स को जो है वो कर्टेल कर दिया जाता है, वो लोगों को ग्रांट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अरब स्टेट्स की बात करें जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे लोगों के पास राइट टू वोट नहीं है, राइट टू होल्ड पोलिटिकल पार्टी नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, अखबार वहाँ पे नहीं है, न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे नहीं है। इसी तरह जब डिक्टेटरशिप होता है तो उसमें भी बहुत से राइट्स जो हैं लोगों के स्नैप कर दिए जाते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी ही है जिसमें ह्यूमंस को तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लोगों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए मैग्ना कार्टा को एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए बल्कि इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। और मैग्ना कार्टा में जो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में जो है वो फ्रीडम जो है वो इस्टेब्लिश की गई, लोगों को आज़ादी दी गई। Petition of Rights 1628 is another important English Parliament document। अच्छा, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में किंगशिप से जो है स्टेट यानी कि किंग से तमाम राइट्स लेके पार्लियामेंट को दे रही हैं। और हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्शन के थ्रू जो है लोग बैठते हैं। इसमें तमाम के तमाम जो है मैंने हिस्ट्री लिखी है, लाइक 1628 ऑफ इंग्लिश प्राइमरी सेंट हिज स्टेटमेंट टू द सिविल लिबर्टी टू द किंग चार्ल्स I, यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने बाकायदा स्टेटमेंट दी अबाउट किसके, सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। द नेक्स्ट रिकॉर्डेड माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ह्यूमन राइट वाज अ पटिशन ऑफ राइट, ठीक है, यानी कि अब इंग्लिश पार्लियामेंट स्टैब्लिश हुई है, वो डिफरेंट किस्म की पटिशन जो है वो किंग को भेज रही है कि जी हम इस तरह के राइट्स चाहते हैं, लोग इस तरह की राइट्स जो है वो फॉलो करना चाहते हैं। प्रोसीड इन 1628 by the English Parliament and sent to Charles I as a statement of civil liberty, यानी कि उन्होंने क्या भेजा, पिटीशन ऑफ राइट भेजा और उस पिटीशन राइट्स को वो क्या कहते हैं, सिविल लिबर्टी। अच्छा, refusal by the parliament to finance the king unpopular foreign policy had caused his government to accept forced loan to quarter troops in subject houses as the economy year। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, इस दौर में ये हो रहा था, किंग ने क्या किया, किंग ने जो है अपनी जंग के लिए अपनी फोर्स अपनी जो है आर्मी के लिए जो है उसको बजट चाहिए था, पैसा चाहिए था, इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने अवाम के ऊपर जो है एक्सेसिव टैक्स को जो है इम्पोज करना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर
जो है ना ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से है क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो हरकत में उसने एक बिल पास किया जिसे कहते हैं पटिशन ऑफ राइट, और उसमें क्या था, सिविल लिबर्टीज़ थी, और वो उन्होंने उस बिल को, उस पटिशन को चार्ल्स वन को भेजा, और जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया कि पार्लियामेंट जो है और किंग की जो अनपॉपुलर फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि अनपॉपुलर मीन जो नापसंदीदा फॉरेन पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, और ट्रूप्स के लिए यानी कि आर्मी के लिए और बजट एलोकेट नहीं करेगी। अच्छा, और इसमें क्या किंग कर रहा था, किंग बिला वजह लोगों को अरेस्ट कर रहा था, प्रिजन कर रहा था, लोगों को फोर्स कर। अच्छा, जो लोग इन पॉलिसीज़ को फोर्स करते थे उनको बाकायदा जो था चार्ल्स जो है वो अपने पास जो है वो हॉस्टेज बना लेता था, उनको बाकायदा फोर्स डिटेंशन में रखता था, उनको जेल में डाल देता था। तो इन सब के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट ने जो है एक बिल ऑफ राइट, पिटीशन ऑफ राइट जो थी वो चार्ल्स वन को भेजा था, और चार्ल्स वन के बाद यानी कि अच्छा, इस पटिशन ऑफ राइट को किसने इनिशिएट किया था, वो सर एडवर्ड कॉक ने किया था। वॉज बेस्ड अपॉन द अर्लीस्ट स्टैट्यूट एंड चार्टर एंड जर्ट 4 प्रिंसिपल, और इस पटिशन ऑफ राइट में 4 प्रिंसिपल को बात की गई थी। पहला क्या है, नो टैक्स, कोई हम बिला वजह ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर। नो सब्जेक्ट में भी इन प्रिजन विदाउट द कॉज शो, यानी कि कोई भी बंदे को बिला वजह जो है हम प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। अब जो बंदा टैक्स देने से इनकार कर रहा था, जो किंग की पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, किंग उसको उठा के जेल में डाल देता था। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक्शन लिया, उसने पिटीशन ऑफ बिल इंट्रोड्यूस करवाया और क्लियर कट कहा कि आप किसी को भी जो है बिला वजह जो है इम्प्रिजन नहीं कर सकते। नो सोल्जर में बी क्वार्टर्ड अपॉन द सिटीजन एंड लॉ में नॉट बी यूज इन द टाइम ऑफ पीस। और यानी कोई भी सोल्जर जो है ना किसी भी सिटीजन्स के जो है घर नहीं जा सकता, और किसकी भी यानी कि उसमें सोल्जर्स क्या थे, बिला वजह लोगों के घर दाखिल हो रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे, लूट मार कर रहे थे। तो इन सब के ऊपर उन्होंने पिटीशन ऑफ राइट को जो है वो इम्पोर्ट्स किया। मार्शल लॉ क्या होता है, यानी कि जिसमें फौज का रवाज होता है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम कोई भी अगर पीस है और हम कोई जंग में नहीं है और मुल्क के अंदर कोई जंग नहीं हो रही, तो मार्शल लॉ जो है वो उस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ को जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। जब हम जंग में ही नहीं है तो हम क्यों फौजी हुक्मरानों को या फौजी रूल को जो है वो एक्सेप्ट करें। तो ये एक एंड अदर, यानी कि देखिए ना, इसमें अगर हम देखें तो 3 राइट्स दिए गए हैं कि नो एक्सेसिव टैक्स, यानी कि अगर आपको हुकूमत को ज़रूरत नहीं है या किंग को ज़रूरत अपने पर्सनल किसी चीज़ के लिए, तो आवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। किसी को बिला वजह जो है आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोई सोल्जर किसी घर में दाखिल नहीं हो सकता बिला वजह, और कोई भी फौजी का हुक्मरानी नहीं चल सकती अगर पीस है। यानी कि 4 इंपॉर्टेंट राइट्स जो थे वो पिटीशन ऑफ राइट्स में दिए गए। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। यूनाइटेड स्टेट इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, उसके बाद उसने जो है वो बाकायदा ब्रिटेन कॉलोनी थी, जिसके लिए उसने मोर देन ए ईयर एक जदोजहद की, एक आज़ादी की जो है वो एफर्ट की। उसके बाद अमेरिका जो है ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन साइन किया, उस डिक्लेरेशन में उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की। 1776 थॉमस जेफरसन पेंट द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। On July 1776, United States Congress approved the Declaration of Independence. Primarily, author Thomas Jefferson wrote Declaration as a formal explanation why Congress has voted on July 2 Declaration of Independence from Britain more than a year after outbreak of American Revolution War. A statement announcing that 13 American colonies were no longer part of ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, इसमें क्या है कि वो स्टार्ट में उन्होंने बाकायदा बताया कि हम 13 हमारी कॉलोनीज़ जो हैं, अमेरिकन कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटेन एम्पायर का हिस्सा नहीं रही क्योंकि हम आज़ाद हो गई हैं। और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट है, जहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ये यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो अप्रूव्ड हुआ, साइन हुआ, और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहा। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, स्ट्रेस दिया गया। इसका थीम ही इंडिविजुअल राइट्स थे, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों के राइट्स को प्रमोट करना। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 की बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन इनका जो है इंटरनेशनल जो है वो क्या कहते हैं उसको
यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने बहुत सी इंटरनेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन को, मुझे इसका नाम याद नहीं आता, फ्रेंच रेवोल्यूशन को उसने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किया। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जो है उसने भी किंग के रूल को डिनाई किया और कहा कि जो लोगों का रूल है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और बिल ऑफ राइट्स को स्टडी करें, ये दोनों ही पार्ट है अमेरिका के, तो उसमें अगेन जो बात की गई वो ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम की, बेसिक सिटीजन राइट्स की, इसमें गवर्नमेंट की रोल्स कौन से होंगे, यानी कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया। ये जो आपके सामने डियर स्टूडेंट स्लाइड ओपन है, ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें बताया गया कि अमेरिका इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लैंडमार्क डॉक्यूमेंट ऑफ वेस्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये क्या, बिल ऑफ राइट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकायदा ये बता रहा है कि सिटीजन के कौन से बेसिक राइट्स हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो कौन कौन से अदारे होंगे जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके ऊपर कैसे बाइंडिंग होगा। यानी कि अमेरिका ने बाकायदा अपना बिल ऑफ राइट्स बनाया 1791 में, जिसमें डिफरेंट किस्म के राइट्स को जो है अप्रूव किया, ना सिर्फ अप्रूव किया बल्कि एक स्ट्रक्चर, एक मैकेनिज्म भी बताया कि किस तरह से वो राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ आपके सामने हिस्ट्री है, इजी इंग्लिश में आप लोग उसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्या है, द बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बात करने की, मजहब की, राइट टू कीप एंड बेयर आर्म, अपनी हिफाजत के लिए आप हथियार रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप कहीं भी बैठ के मजलिस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ पटिशन, आप किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोहिबिटेड अनरिजनेबल सर्च एंड सीजर, यानी कि बिला वजह की डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जबर, कुवत, अनयूजुअल पनिशमेंट को मना किया गया कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। बिला वजह किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती जबर नहीं कर सकते। अमंग द लीगल प्रोटेक्शन अफोर्ड द बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट द कांग्रेस फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिस्पेक्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन प्रोहिबिटेड ऑफ। अच्छा, यहाँ में मज़हब की आज़ादी भी दी गई। कांग्रेस को बाकायदा कहा गया कि आपने इस तरह के कोई भी राइट बिल नहीं बनाना जिससे किसी भी जो है मज़हब की दिल आज़ारी हो, आप जिसको भी, यानी कि ऐसा कोई भी लॉ ना हो जिससे मज़हब की फ्रीडम को जो है वो हर्ट हो। और इसके लिए कांग्रेस ने बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अगेन अमेरिका की जो है वो पार्लियामेंट है जहाँ पे सारे लॉ पास होते हैं। डिफरेंट क्रिमिनल लॉज के बारे में डिस्कशन की गई, उसके डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ज्यूरी सिस्टम बनाया गया, हर चीज़ को 1 by 1 जो है बिल ऑफ राइट्स में जो है वो डिस्कस किया गया। और ये बिल ऑफ राइट्स इसका था, अमेरिका का था। अगेन नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब बेसिकली क्या था, फ्रांस में जो है वो मोनार्की थी, किंगशिप थी, और वहाँ की जो क्वीन थी वो बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स पे फोकस नहीं करती थी। अवाम गुर्बत से मर रही थी, अवाम की लड़ाई एक एक रोटी के ऊपर हो जाती थी। जिसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और उन्होंने बाकायदा एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें कहा गया कि मैन जो है जितने भी यानी कि सोसाइटी में लोग हैं वो बराबर हैं। और इस डिक्लेरेशन में का क्या कहा गया, इसके जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। नहीं, अगर अब हमें दबाया जाएगा तो हम बाकायदा जो है वो जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट। लोगों ने स्ट्रगल की, लोगों ने जो है किंगशिप को ख़त्म किया, मोनार्की को ख़त्म किया और फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया और बाकायदा अपने आप को जो है किंगशिप से आज़ाद करवाया। और ये सारे प्रोसीजर में सिर्फ 6 हफ्ते लगे। लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें किंगशिप नहीं चाहिए। उन्होंने बाकायदा आर्ग्यू किया कि हमें ऐसा लॉ चाहिए जो हमारे नेशनल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे नेशनल राइट्स को जो है वो इंश्योर कर सकें, ताकि हम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है उन राइट्स को इंजॉय कर सकें। हमारे पास भी सेम राइट्स होने चाहिए। और डिक्लेरेशन अगर मैं इसका लास्ट पॉइंट आप देखें, डिक्लेरेशन सीज लॉ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। जनरल विल का क्या मतलब है कि जनरल विल कि जो तमाम लोगों की ख्वाहिश है, लॉ को उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ना कि लॉ को किंग का एक्सप्रेशन होना चाहिए। यानी कि जो तमाम लोग चाहते हैं लॉ को उसकी एक्सप्रेशन होना चाहिए, किंग का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए।
intending to promote this equality of rights and to forbid only action harmful to human society. अगर आप इक्वालिटी प्रमोट नहीं करते, आप इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं करते, तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगी. तो इसलिए ऐसे लॉज होने चाहिए जो सोसाइटी के लिए जो है वो फेवरेबल हो. और नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कहते हैं फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन जो 1684 में हुई, और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो राइट्स के ऊपर फोकस किया गया. स्पेशली डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी जिसका पर्पस ये था कि जो जंग में जो ज़ख्मी होते हैं उनकी ट्रीटमेंट, यानी कि जिनेवा को कंडक्ट करवाने का मकसद यही था कि जो जंग के दौरान जो सोल्जर ज़ख्मी होते हैं उनकी केयर कैसे की जाए. जो रिफ्यूज जो है स्लेव्स बनते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके राइट्स कौन कौन से होने चाहिए. ऐसा ना हो कोई कह जाके पास कोई मिलिट्री मैन हो और आप उसको मारते नहीं, बल्कि उसके लिए प्रॉपर राइट्स होने चाहिए. और जो लोग इस जिनेवा कन्वेंशन को साइन करेंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होगा कि जो लड़ाई के दरमियान जो सोल्जर्स उनके पास आते हैं वो बाकायदा उनको टेक केयर करेंगे, उनको मिलिट्री असिस्टेंस उनको जो है एड एंड असिस्टेंस देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी मेडिकल जो है उनको मेडिकली जो है वो फैसिलिटेट करेंगे. तो इसके लिए जो है ना फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया. और ये स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डिफरेंट जो है इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश की गई जो इंटरनेशनली वर्क करती थी, और उन ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ नहीं था. वो अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही कंसिडर करवाती थी, और उनके ऊपर एक डिफरेंट साइन था जो कि रेड क्रॉस था, और उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड था. ठीक है, आप देखते हैं कि मोस्टली जो एम्बुलेंसेज हैं वो वाइट होती है, उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना होता है. तो एक क्या वो किसकी सिंबल है, वो मिलिट्री असिस्टेंस की सिंबल है. तो वो जिनेवा जो फर्स्ट जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी वो किसके बारे में थी, वो जो सोल्जर्स ज़ख्मी हो जाते हैं जंग में उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे. फर्स्ट सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 को बनती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. बहुत से लोग जो है इसका बदतरीन रिजल्ट निकलता है, बहुत से स्टेट में ज़ख्मी, कुछ स्टेट टूट की नहीं बनती हैं. दुनिया जो है इसका एक देखते हैं स्पेशल हिरोशिमा नागासाकी जैसा इंसिडेंट होता है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन की जाती है. अब यूनाइटेड नेशन का बनाने का क्या मकसद था? यूनाइटेड नेशन का बनाने का मकसद यही था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो फ्यूचर में वॉर को जो है वो स्टॉप करे और पीस को प्रमोट करे, यानी कि जिसका काम क्या हो कि पीस प्रमोशन हो और मैक्सिमम करे वॉर की कंडीशन को, यानी कि स्टेट अगर कोई वॉर की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोकें, उनके दरमियान मीडिएशन करवाएं, दोस्ती करवाएं, और पूरी दुनिया में जो है वो पीस जो है वो सेपरेट करें. हमने लास्ट लेक्चर में बेटा UNDR स्टडी किया था, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UNHR स्टडी किया था, और उसमें वो किसका चार्टर था, वो किसका डिक्लेरेशन था, वो यूनाइटेड नेशन का ही डिक्लेरेशन था, जिसमें बाकायदा जो है वो ये कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए. जो स्लाइड आपके सामने इस वक्त है बेटा ये इसकी हिस्ट्री है जो कि बहुत इजी इंग्लिश में है, आप लोग उसको खुद भी पढ़ सकते हैं और मैंने आपको उर्दू में भी समझा दिया है. अगेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है. हमने इसके लास्ट लेक्चर जो है बहुत इन डिटेल्स को स्टडी किया है. ये रोजवेल्ट ने साइन करवाया था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेयर और डिफरेंट ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रमोट किया गया था. किसी भी जो है जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बाकायदा आवाज़ उठाई गई थी, और ये एक ह्यूमन राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंसीडर किया जाता है. अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो जितने भी अबव डॉक्यूमेंट्स हमने स्टडी किए हैं वो तमाम के तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एस्टैब्लिशमेंट और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इन सब ने अपने अपने दौर में बहुत ज़्यादा काम किया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर. यानी कि जिस दौर में जिस चीज़ की कमी थी उसी चीज़ को लोगों ने जो है प्रमोट किया है, उसी चीज़ को लोग जो है या डिफरेंट लीडर्स जो है वो आगे लेके चले हैं. डियर स्टूडेंट, आप लोग की जो असाइनमेंट नंबर 1 है मिड से पहले वो ये है कि आपने ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम इसके ऊपर असाइनमेंट बनानी है. आपने ये बताना है कि इस्लाम जो है वो किन किन ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है. देखिए जैसे आपके वालिदैन के राइट्स आ जाते हैं, औरतों के हकूक़ आ जाते हैं, बच्चों के हकूक़ आ जाते हैं, नेबर्स के हकूक़ आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स आ जाते हैं. और ये आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, आप उनको डिफरेंट अहादीस और कुरानिक जो वर्सेस हैं उनकी रोशनी में जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं. और इसकी लेंथ जो है असाइनमेंट की
टोटली अप टू यू, लेकिन असाइनमेंट टाइप्ड होनी चाहिए, कंपोज होनी चाहिए और इसको आपने LMS पे ही अपलोड करना है। और असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी कोई इशू है, कोई बात है, बेटा मुझे मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 3 PM जो है आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको सेम वे पे उसी टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू।